अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में, और ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। ओके, तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझे बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सब्सटेंस का जो बिहेवियर होता है वही उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाता है। सब्सटेंस के मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक टर्म द्वारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है और उस टर्म को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। समझे बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस में कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर है, कितना कम है मींस ज्यादा है, इसको एक्सप्रेस्ड करने के लिए एक टर्म यूज होता है और उस टर्म को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, इन दोनों मोशंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस्ड करता है कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। समझे बच्चों कि सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस्ड करता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सब्सटेंस में, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, इन दोनों मोशंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उनका सम ही क्या कहलाता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत ही कम मींस निग्लेजिबल होता है। इसलिए जो सब्सटेंस है मेनली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इन ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो सब्सटेंसेस हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट मींस उनके मैग्नेटिक फील्ड को केवल स्पिन, ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। मींस यहां पर हम सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है। तो देखो मैंने यही लिखा है कि बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ लेना कि जो सब्सटेंसेस हैं उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर को बताना है कि उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर कम है या ज्यादा है, एक दूसरे के रिलेटिव में कितना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अभी मैंने बताया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड को बताता है जो सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण प्रोड्यूस्ड होता है। लेकिन हम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, इन एलिमेंट्स के लिए जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसका फॉर्मूला है μm=√n+2bm, जहां bm बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है EH/4πmc, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.27 × 10⁻21 अर्ग पर गाउस, और n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन। ओके, तो समझे बच्चों कि किसी भी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में जो व्यवहार होता है वही उसका क्या है, चुंबकीय गुण। पदार्थ के चुंबकीय गुण को या लक्षण को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं और डी ब्लॉक के लिए जो है, डी ब्लॉक के लिए ठीक है, केवल किसके लिए, केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के रूप में लिया जाता है। समझ गए ना, क्योंकि टोटल सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह उसके ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के कारण होगा। तो यहां पर जो हम डी ब्लॉक के लिए लेंगे वो केवल स्पिन मोशन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो लेंगे। यहां n क्या है, आयोनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और bm जो है बोर मैग्नेट्रॉन इसकी
यूनिट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, टाइटेनियम 3+, कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1, तो यहां पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा d ऑर्बिटल में, आप देखोगे इस तरह से। तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 वो रखी, तो हमारे पास μm आ गया 1.732। इस तरह से जो टाइटेनियम 1+ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है। अगर हम आयरन 3+ के लिए देखें तो d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें d में पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, इस तरह से अनपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैल्यू लेनी है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आया 5.92 अप्रोक्सीमेट 6 pm। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब यहां पर हम डी ब्लॉक को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को केवल हम डी ब्लॉक के लिए लेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक में है, मेनली हमें 2 टाइप्स की देखनी है, एक तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और एक होगा डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। और भी 3 टाइप्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। इनकी डिटेल्स को मैंने कहां पर दिया है, सॉलिड स्टेट्स, वहां देखें। हम यहां पर केवल 2 ही प्रॉपर्टीज लेंगे, एक है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मींस सब्सटेंस जो होगा, जो सब्सटेंस इज वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो जो सब्सटेंस होगा वो वीकली अट्रैक्टेड होगा, उसकी तरफ दुर्बलता से आकर्षित होगा। और इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 or more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सब्सटेंस। समझ गए बच्चों कि substance which weakly attracted in magnetic field is called paramagnetic substance and this character is called paramagnetic character. It is due to presence of 1 or more unpaired electrons in orbitals. ध्यान रखें, ऑर्बिटल्स में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। समझ गए बच्चों कि पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होना ही क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय लक्षण। ये तब मिलता है जब पदार्थ में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हों। अब यहां पर बता दूं कि फ्री आइंस की बात की गई है, तो फ्री आइंस में 1 से लेके 5 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। समझ गए ना, 1 2 3 4 5, तब तक क्या होगा कि डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। मींस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही d6 स्टार्ट होगा तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और d10 हो जाए और कहीं कोई इलेक्ट्रॉन s में नहीं है, ns में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मेटल आयन की बात कर रहा हूं कि इस तरह का मेटल आयन है, मान लो M2+ वाला मेटल आयन, ओके, ये क्या है M2+ या फिर इससे भी ज्यादा +4। तो d इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरह से चेंज होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 6 से 10 तक डिक्रीज होगा, और d10 हो जाने पर तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0। तो कई बार क्वेश्चन होता है, आपको आइंस दे रखे होते हैं, जैसे टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, इस तरह के आइंस दे दिए जाए और वो पूछेंगे कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर क्या है। तो देखो आपको यहां से मैं दे दूंगा टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2 और आयरन +2। ये फ्री आइंस है, इनके कोई कंपाउंड नहीं है, बस आपको इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स देखना है। तो यहां पर +2 है, यहां पर भी +2 है, तो यहां पर आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, d2। यहां पर जाओगे तो यहां कितने हो जाएंगे आपके पास, d3। यहां जाओगे तो कितने हो जाएंगे, d4। और यहां जाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा, d5। और यहां जाएंगे तो d6। तो यहां से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आपको कहां दिखेगा बच्चों, ये मिलेगा Mn2+ में। फिर उससे कम आप देखोगे यहां d4 है, तो यहां पर आ जाएगा क्रोमियम में +2 में। अब यहां पर भी आप n की वैल्यू 4 ही पाएंगे, यहां n की वैल्यू 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है और यहां पर 2 है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी Fe2+ के बराबर होगा। फिर और नीचे चले जाएंगे तो वेनेडियम 2+ और उससे कम किसका हो जाएगा बच्चों, टाइटेनियम 2+।
तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल याद रखें। चाहे आप बैलेंसेस देखते हैं, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, चाहे आप एक यूनिट पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वहां पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पहले डी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड बढ़ते हैं तो फिर आयोनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट, और जैसे पेयरिंग स्टार्ट होगी डिक्रीज होता है। ओके, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, हालांकि इसकी डिटेल हम कॉम्प्लेक्सेस में भी देखेंगे, फिर भी मैं बता दूं कि फॉर वीक लिगैंड फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, वीक में हैलाइड्स आते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग में जैसे कि अमोनिया है, CO है, ठीक है, CN है, इस तरह के स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। हैलाइड्स हैं ऑक्सीजन और हैलोजन से बने, जो जिसमें लोन पेयर डोनर कौन हो, हैलोजन या ऑक्सीजन, वो वीक लिगैंड होते हैं। तो ध्यान रखें कि D1 से लेकर D3 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रहा आए और कैसा भी स्ट्रॉन्ग या वीक लिगैंड हो, जो म्यू है वो बढ़ेगा जब तक कि 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो T1 T2 T3 मतलब D1 D2 और D3 तक, यहां तक लिगैंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तीनों इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अगर वीक लिगैंड आ गया तो D1 से लेकर D5 तक, मतलब 3 से 4 से लेकर 5, या हम ये कहें D1 से D5 तक लगातार अगर ये बढ़ रहा है तो ध्यान रखें म्यू एम भी क्या होता जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि वीक लिगैंड डी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं होने देते, और वहां पर जो है हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 होगा अगर 6 हैं तो यहां पर अगर आप देखें कि K3 FeC F6, तो यहां पर ये वीक लिगैंड है, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो म्यू इतना आएगा 35 के बाद। ओके, अब आता है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो देखो D1 से लेकर D3 तक तो बढ़ेगा, ये मैंने पहले बता दिया, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक। लेकिन 4 से लेकर 4 5 6 जैसे ही फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वो अंदर की बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें एंटर होने लगते हैं, बाहर की 2 d ऑर्बिटल यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और 6 है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर ये लगातार डिक्रीज होगा। जैसे K4 FeCN होल 6 D2sp3 D6 है, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, N0 हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा बच्चों, इसमें 0 आ जाएगा। लेकिन अगर K3 FeCN होल 6 की बात करें, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन होने से एक जो है अनपेयर्ड रहेगा, तो यहां पर जो म्यूएम आएगा बच्चों वो आएगा 1.732 Bm। तो ये हम कॉम्प्लेक्सेस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, किस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या उसका मैग्नेटिक नेचर है, इसके बारे में और डिटेल में हम कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक नेचर। तो डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय गुण, तो हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, जो कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उनका इस कैरेक्टर को बोला जाता है डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। ये तब मिलता है बच्चों जब सब्सटेंस के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब पेयर्ड है, मींस उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बच्चों कि जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो पदार्थ तो हम उसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिकर्षित प्रतिचुंबकीय, ऐसे याद रख लेना। और ये सभी इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के कारण होता है पेयर्ड, प्रतिचुंबकीय पेयर्ड, ऐसे याद रखो। ओके, जैसे हम देखते हैं आयंस की बात करें, अगर फ्री आयंस हैं और उनमें कॉन्फ़िगरेशन है D0 या D10, तो n की वैल्यू 0 होगी, और ऐसे में ये सब्सटेंस कैसे होंगे बच्चों, डायमैग्नेटिक, जैसे स्कैंडियम 3+, इट्रियम 3+, लैंथेनियम 3+, एक्टिनियम 3+, तो इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, या जिंक के कैडमियम है Ag+, Cu1+, Au, इनमें D10 है, तो ये सब्सटेंस कैसे होंगे बच्चों, डायमैग्नेटिक। इनसे बनने वाले कंपाउंड्स भी क्या होंगे, डायमैग्नेटिक, अगर वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगा हो चाहे वीक लिगैंड लगा हो, ध्यान रखें सब्सटेंस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल K2Zn NH3 होल 6 लिखा है या 4 लिखा है, तो यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, या स्कैंडियम K3+, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तब दोनों के दोनों कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। ठीक है,
तो यहाँ पर चाहे स्ट्रॉन्ग लगा हो या वीक, अब आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात की गई हो तो D0 में तो है D10, इसके अलावा D6 कॉन्फ़िगरेशन होने पर भी वो सब्सटेंस क्या होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि D6 है तो अंदर के दो जो ऑर्बिटल्स हैं वो D खाली हो जाएंगे और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, T2G में। ऐसे में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, N0 होगा, जैसे कि स्कैंडियम 3+ तो 0 वाला हो गया, जिंक ये हो गया 10 वाला हो गया ये। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ D6 है तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। कोबाल्ट 3+ की स्टेट में भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स में भी और डिटेल में मिलेगा। वीक लिगेंड में तो बस ये दो कंडीशन है D0 D10 और कॉम्प्लेक्सेस में तभी ये कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। अदर कंडीशंस ले लें D1 से लेकर D9 तक वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। तो आप देखोगे कि एक यूनिट ही हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो कंपाउंड्स हैं बच्चों ये मेनली किससे फॉर्म किए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। अब आता है कि इनमें ये प्रॉपर्टी क्यों है, तो देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब मेटल आयन और जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है मींस लिगेंड है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, मींस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो लिगेंड होगा पूरा पेयर लेता है सेंट्रल मेटल एटम को और एक से ज्यादा लिगेंड एक ही मेटल आयन से जुड़ते हैं। तो जब मेटल आयन से लिगेंड्स आके जुड़ेंगे और उनका लोन पेयर रखना है तो एक तो पॉजिटिव चार्ज हाई होना चाहिए, वेकेंट d ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, स्मॉल साइज का कैटाइन होना चाहिए, हाई आयोनिक पोटेंशियल होना चाहिए, उसके पेरिफेरल जो सेल्स हैं वहां पर हाई पॉजिटिव चार्ज हो। ये सारी प्रॉपर्टी अगर किसी आयन में मिलती हैं कैटाइन में तो वो कंपाउंड बनाएगा कोऑर्डिनेशन। समझ गए ना? तो यही इनमें एबिलिटी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मार्क्ड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि इनमें ये कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति है। समझ गए बच्चों कि इनमें डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल निर्माण की विशिष्ट प्रवृत्ति है। अब उनके रीजंस क्या है, देखो पहला है कि स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन और मेटल आयन। जो कैटाइन या मेटल आयन है, मेटल एटम कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये इनमें एक तो स्मॉल साइज होती है। आप देखोगे कि जितना एटॉमिक नंबर है, जिस लेवल पर उसमें एटॉमिक नंबर आया है उस लेवल से उनकी साइज नहीं होती, तो ऐसे में स्मॉल साइज है। दूसरा, हाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट देयर पेरिफेरल सेल इन कैटाइन। कैटाइन के जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं, जहां बाहरी जो है, पेरिफेरल मतलब हो गया कि जो पेरिफेरल रीजन मतलब बाहरी परिधीय भाग, वहां पर हाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लिगेंड को अट्रैक्ट करता है। लिगेंड को एक से ज्यादा लिगेंड को नेगेटिव आयन को अपने आप से बांधना है तो ये वाली प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है और यही रीजन है कि ये बनाते कॉम्प्लेक्स। हाई आयोनिक पोटेंशियल मींस चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कैटाइन। आयोनिक पोटेंशियल बहुत हाई होने से ये जो मेटल आयन है, ठीक है, ये लिगेंड को बहुत ही इजीली अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, मैन तो ये है बच्चों की डी ऑर्बिटल वेकेंट होती हैं और इन्हीं डी वेकेंट, चाहे वो n-1d हो चाहे बाहर की डी ऑर्बिटल्स हैं, इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में ही ये क्या करते हैं, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उनको रखते हैं। इसके अलावा इनमें n-1d तो है ही, इसके अलावा np ns ये ऑर्बिटल्स भी आल्सो यूज्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन विद लिगेंड्स। समझ गए ना? तो ये फोर ये है द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी वेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स कैन बी अकोमोडेटेड। समझ गए बच्चों कि वहां आकर ये भर जाते हैं। तो ये है इनके कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन होता है कि कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसके कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सॉरी मेटल आयन में या डी ब्लॉक के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एबिलिटी रखती है। तो ये प्रॉपर्टीज में से कोई एक दे दी जाती है और मैंने आप देखोगे ये वाली हो गई या फिर ये वाली हो गई, इस तरह की प्रॉपर्टीज दी जाती है। तो समझ गए बच्चों कि संकुल क्यों बनते हैं, क्योंकि परमाणु का छोटा साइज है या इनके धनायन का छोटा साइज है, इनके परिधीय भाग बाहरी भाग में ज्यादा से ज्यादा नाभिकीय आकर्षण होता है, उच्च आयनिक विभव है, मतलब प्रति धनायन के प्रति इकाई पृष्ठ में उच्च धनावेश है,
और घनाएं में रिक्त समान ऊर्जा की कक्षा होते हैं, संकृत कक्षा। आप देखोगे इनमें जब कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्सेस वाला चैप्टर हम लेंगे तो वहाँ फॉर्मिंग थ्योरीज भी हैं, वहाँ पर बीबीटी थ्योरी आएगी, वहाँ पर अच्छी तरह से इसको और समझाऊंगा। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पूरी यूनिट ही पढ़नी है तो इसकी डिटेल हम वहाँ पर भी देखेंगे। तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी और उसका रीजन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरक गुण। ओके, तो आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या इनके जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस में कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। आप जो भी कैटालिस्ट देखोगे वो डी ब्लॉक का ही होगा, बहुत रेयर है जो एस और पी में मिलते हैं। ओके, तो ये क्यों होता है ऐसा? ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स as a catalyst in various reaction, this property is due to। अब ये जो इनकी रीजन होता है ना बच्चों, वही ऑप्शन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे है पहला है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक मार्क्ड प्रॉपर्टी है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो या दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इनमें से कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा एक्टिव होती है अपनी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, और ऐसे में रिएक्शन को एक कम एक्टिवेशन एनर्जी का एक क्या मिल जाता है, पाथ मिलता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड विद रिएक्टेंट। दिस इंटरमीडिएट प्रोवाइड न्यू पाथ, ठीक है, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो जो कम रिएक्टिव है, जब उसके साथ कैटालिस्ट मिल जाता है, मींस इस ब्लॉक के एलिमेंट्स मिल जाते हैं या उनके कंपाउंड्स, तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है। वो इंटरमीडिएट ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्शन को कम एनर्जी का पाथ प्रोवाइड कराता है। तो यही है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्ती संयोजकता का गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण ही संक्रमण तत्व अभिकारक के साथ एक मध्यवर्ती बना लेते हैं और अभिक्रिया को कम सक्रिय ऊर्जा का मार्ग प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ है SO2 + O2 मिलकर SO3 बनता है। यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो क्या है, B2O5। तो B2O5 यहाँ मिला SO2 से और उसको किस में चेंज कर देता है, SO3 में, और किस में चेंज हो गया, B2O4 में। अब ये B2O4 फिर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके फिर ये बना देता है। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट की तरह वर्क भी कर रहा है और कैटालिस्ट की तरह भी। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एक इंटरमीडिएट भी है और कैटालिस्ट भी है। इस तरह से अपनी ऑक्सीजन को फिर प्रोवाइड कर देगा SO2 को, SO3 में फिर B2O4 में चेंज हो जाएगा, B2O4 फिर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके B2O5 में। इस तरह से B2O5 एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है, कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है और SO2 को किसमें चेंज कर देता है, SO3। तो टोटल मिलाकर हम ये कहें कि B2O5 की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, SO2 के साथ मिली तो हो गए B2O4 स्टेट, फिर इसने ऑक्सीजन के साथ मिला तो फिर B2O5। तो इस तरह से वैनेडियम अपनी 5+ और 4+ में ही एक दूसरे में क्या होता रहता है, ऑसिलेट होता है। जस्ट ऐसी ही रिएक्शन ये है, आयोडाइड आयन है और ये है परसल्फेट आयन। तो आयोडाइड आयन परसल्फेट आयन को इस तरह से चेंज कर देता है, रिड्यूस करता है, तो यह इस तरह से चेंज कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरह से हो रही है, हमें इस रिएक्शन को देखना है। तो यहाँ मैकेनिज्म देखें कि यहाँ पर Fe3+ एक कैटालिस्ट है। पहले Fe3+ ने आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन लिए और 2+ में चेंज किया, आयोडीन फ्री हो गया। फिर ये Fe2+ इन सल्फेट पर सल्फेट आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और अपने आप में 3 में और इनको सल्फेट आयन में चेंज कर रहा है। तो यहाँ Fe2+ और Fe3+, तो 2+ पहले H2O4 से मिला, 3+ में चेंज हो गया, ओके, और फिर आयोडाइड से मिला तो Fe2+ में चेंज हो गया और इस तरह से एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ओके। तो पहला रीजन है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलना, तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो फैक्टर है या जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। मतलब जो दूसरा रीजन, कैटालिटिक नेचर का जो दूसरा रीजन है वो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। पहले मैं बता चुका हूं। तो जो डी जो ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल n-1d या d n s n p, ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं
ये फ्री वैलेंसीज की तरह हैं। ये कैसी है बच्चों? फ्री वैलेंसीज, डी ऑर्बिटल्स। हम इनको क्या बोल सकते हैं? यहाँ लिखते हैं फ्री वैलेंसीज, ओके, ऑन द सरफेस। ये मेटल की सरफेस पर फ्री वैलेंसी की तरह होती हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ एक कोऑर्डिनेशन करती है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हाईली रिएक्टिव होता है और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देती है। मींस रिएक्शन के लिए जो अवेलेबल एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रोवाइड करा देती है। और ऐसे में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फटाफट जो है कहें फास्ट रिएक्शन से किसमें चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। तो यही है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल मींस फ्री वैलेंसीज मेटल सरफेस, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑन मेटल सरफेस, ओके, adsorb the reactant molecules through coordination of atom of reactant with vacant d orbitals। समझ गए बच्चों? अब ये जो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? डी ऑर्बिटल जो वेकेंट है और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है और ये जुड़ जाते हैं और इसमें जो एनर्जी, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, मेक टू द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अवेलेबल। तो रिएक्शन के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी है वो यही एनर्जी प्रोवाइड करा देती है, ओके। समझे बच्चों कि संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक धातु सतह पर अभिकारक अणुओं को उपसंयोजन द्वारा अधिशोषित कर लेते हैं और इसमें उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को आवश्यक सक्रियण ऊर्जा प्रदान करती है। देखो कैसे, ये है एक मेटल सरफेस या हम ये कहें कैटालिस्ट की तरह है। ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, टू टाइप्स के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इनका एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन होने में जो एनर्जी लगी वो इनके इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, पार्शियली बॉन्डेड जो ब्रेकिंग कर देती है और ये पार्शियली इस तरह से बॉन्डेड है। फिर इनके बीच में कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं और फिर जब इनका रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो डिसॉर्प्शन हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट फ्री हो गया और मेटल सरफेस इस तरह से फ्री हो जाती है। तो ये सीधा सा है बच्चों कि इसकी थ्योरी का कि मेटल सरफेस एक्ट्स एज अ एडजॉर्बेंट एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज अ, ठीक है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन द मेटल सरफेस एंड एनर्जी ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। और यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। मैंने आपको कैटालिस्ट एक चैप्टर पढ़ाया है, आप उसमें देखें सरफेस केमिस्ट्री में, वहां पर ये थ्योरी पूरी डिटेल में मैंने बताई है और वही यहाँ पर बताना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट जो यूज होते हैं देखो, ठीक है, SO2O2 B2O5 कैटालिस्ट यूज होता है। SO3 कांटेक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की कांटेक्ट प्रोसेस है, उसमें यूज होता है। जस्ट ऐसा ही अमोनिया हैवर प्रोसेस में जब बनता है तो वहां पर आयरन कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन द्वारा वेजिटेबल घी में चेंज किया जाता है तो निकल कैटालिस्ट होता है। इसके अलावा हाइड्रोजनेशन, जितनी भी रिएक्शंस है डबल बॉन्ड के सैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड के सैचुरेशन के लिए वहां पर भी निकल या प्लेटिनम का यूज किया जाता है। ऐसा ही आप देखोगे पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, किसी प्रकार की ब्रांचिंग ना हो तो वहां पर एक कैटालिस्ट यूज होता है TiCl4 + C2H5 इसको बोलते हैं जीबलर-नाटा कैटालिस्ट और ये बहुत हाई डेंसिटी का पॉलीमर बनता है जिसे बोलते हैं पॉली, ठीक है, हाई HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो वहां पर जीबलर-नाटा कैटालिस्ट यूज होता है। ऐसे ही KClO3 का डिकम्पोजिशन कराना है तो MnO2 कैटालिस्ट यूज होता है। PdCl2 का वेकर प्रोसेस में यूज होता है। PD को एडम्स कैटालिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कैटालिस्ट हैं जो कि इस तरह से डी ब्लॉक के या तो एलिमेंट्स हैं या उनके कंपाउंड्स हैं। तो इनका रीजन मैंने आपको बताया, इसे आप अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु निर्माण। तो आप देखोगे कि जो पहले तो आता है कि एलॉयज होता क्या है। तो एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। समझ गए बच्चों कि टू और मोर मेटल्स जब मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, मींस सॉल्यूशन, एक सॉलिड सॉल्यूशन बना लें, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एलॉयज। एलॉयज तब बनता है जब दो मेटल्स के जो एटम्स हैं उनकी एटॉमिक साइज की जो रेंज हो वो एक दूसरे का 50% के आसपास हो। मींस
साइज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर किसी की साइज बड़ी है तो वो 50% के अंदर ही आनी चाहिए। मतलब एक की अगर 100 पिकोमीटर है तो एक की 100 पिकोमीटर से नीचे ही आनी चाहिए। अगर इस रेंज के एटॉमिक साइज रखते हैं तो ऐसे एटम्स मिलके और क्या बना लेते हैं बच्चों, एलॉयज। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज आपने देखा पीरियोडिक टेबल में, आपने अच्छी तरह से हर एक सीरीज में देखा और ग्रुप में भी देखा कि इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो 10% की रेंज के अंदर ही एक दूसरे को चेंज करते हैं साइज में। और यही रीजन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत इजी गोइंग क्या बना लेते हैं, रेडियली एलॉयज बनाते हैं। एस ब्लॉक को अगर हम इसमें मिक्स करें तो मिक्स नहीं होंगे, एस ब्लॉक की साइज बहुत बड़ी है। पी ब्लॉक को मिक्स करें तो भी इजी गोइंग मिक्स नहीं होंगे क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी है। तो ये इस तरह की साइज के होते हैं कि वो क्रिस्टल में एक दूसरे की पोजीशन में, लैटिस पॉइंट में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं और एक होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर बन जाता है। तो एलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। समझ गए बच्चों कि जो एलॉयज होते हैं वो टू और मोर मेटल्स का एक सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर है। सच एलॉयज आर फॉर्म्ड by atoms with metallic radii that are within about 50% of each other। समझ गए ना कि इनकी एटॉमिक रेडियाई का जो डिफरेंस हो साइज का वो 50% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस रेंज का है तो फिर मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। बिकॉज of similar radii metallic cation of d block elements alloys are radially formed। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज इसी रेंज की है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 50% से भी नीचे का डिफरेंस रखते हैं दूसरे से साइज में। और यही रीजन है कि एलॉयज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि इनमें एलॉयज क्यों बनते हैं लोग, इसका सीधा सिंपल सा रीजन है इनकी एटॉमिक रेडियाई सिमिलर साइज की होती है या इनकी एटॉमिक साइज सिमिलर, ठीक है, होती है। ऐसे में जो एटम्स ऑफ मेटल्स हैं और ठीक है कंप्लीटली फिटेड इन क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट हो जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट हम बनती ऐसे। समझिए बच्चों, तो सिंपल सा है कि दो या दो से अधिक धातुओं का सामान्य मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। ये मिश्र धातु उन परमाणुओं से निर्मित होती हैं जिनकी त्रिज्या एक दूसरे के लगभग बराबर और ये 50% की परास में एक दूसरे के आसपास होती है। संक्रमण तत्वों में परमाणु का लगभग बराबर है, इनका 50% से कम का अंतर परास है, इसीलिए आसानी से मिश्र धातु में बना लेती हैं और क्रिस्टल के जालक बिंदुओं पर बहुत आसानी से समायोजित होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज बताए हैं जिनमें क्वेश्चन आते रहते हैं। इनमें क्वेश्चन कभी परसेंटेज नहीं पूछता, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इस मेटल में कौन कौन सी मेटल है या इनमें से कौन सी नहीं है। सबसे ज्यादा पूछी गई है जर्मन सिल्वर। ध्यान से देखें कि इसमें सिल्वर नहीं है, जर्कन याद रखना, जर्कन ZnNiC, जर्कन के बेस पर जर्मन याद रखना, इसमें ये एलिमेंट्स हैं ना कि सिल्वर। वेल मेटल कॉपर और Sn से बनता है, गन मेटल कॉपर Sn Zn और मिला दिया जाता है, ब्रॉस ब्रॉन्ज जर्मन से, ब्रॉस में होता है Cu और Zn, जबकि ब्रॉन्ज में होता है Cu और Sn, इसमें Zn और इसमें Sn, ब्रॉन्ज। ओके, फिर आता है मोनल मेटल CuNiFe, रोल्ड गोल्ड जिसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है गोल्ड जैसी, एल्यूमिनियम और कॉपर से बना हुआ है। सोल्डर मेटल जो है टांका धातु है, इसका एक स्टेनलेस स्टील। ये इनको आप याद कर लें, जिनमें मैंने टिक लगा दिए विशेष, इनमें आपसे क्वेश्चन होगा इनमें कौन सी जो है एलॉयज में ये मेटल है या ये नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ तक अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनको बोलते हैं अंतरकाशी यौगिक। ओके, तो देखो बच्चों, कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये स्मॉल साइज के एटम्स हैं और जब इनको क्या किया जाए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी फ्यूज्ड स्टेट में इनको मिक्स किया जाए तो ये एलिमेंट्स अपने एटम्स को कहाँ फिट कर देते हैं, जो मेटल लैटिस है उनकी इंटरस्टिशियल साइड में, और एक कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें जब इनको कार्बन है या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन, इनको मिलाया जाए
और मेटल को फ्यूज करके फिर से जो क्या किया जाए, सॉलिडिफाइड किया जाए, तो ये एटम्स जो हैं, इन एलिमेंट्स के एटम मेटल क्रिस्टल की लैटिस साइड में ट्रैप हो जाते हैं और एक क्या बनाता है, कॉम्बिनेशन बनता है, उसी को बोला गया है क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, कि स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन एक्सेट्रा are able to occupy interstitial void of lattice of d block elements to form combination which is called interstitial compound. Okay, in these compounds atom of carbon, hydrogen, boron atom etc are trapped in, ठीक है, interstitial void of metal, okay, of metal in atomic state। ध्यान रखें कि यहाँ पर मेटल का और इन एलिमेंट्स के बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये एक केवल क्या हो जाते हैं कि जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें ये अपनी एटॉमिक स्टेट में फिट रहते हैं। मींस अगर इन मेटल्स को या इन कंपाउंड्स को क्या कर दिया जाए, हीटेड कर दिया जाए, बहुत लिक्विड फॉर्म में ला दिया जाए, तो ये एलिमेंट्स निकल के बाहर आ जाते हैं बस, और प्योर मेटल निकल आता है। तो समझिए बच्चों कि छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन आदि धातु क्रिस्टल की अंतराकाशीय रिक्तिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और धातु के साथ एक संयोजी यौगिक बनाते हैं या संयोजन यौगिक बनाते हैं जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरॉन, इनके जो एटम्स हैं ये अंतराकाशीय रिक्तिकाओं में परमाणविक अवस्था में रहते हैं, उनमें भरे होते हैं। ओके, अब आता है इनके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो देखो, पहला है कि दीज आर यूजुअली नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉट फॉलो द सिंपल बैलेंसी रूल। मींस हम ये कहेंगे दो एटम जो कंबाइंड होते हैं वो बैलेंसी रेशियो में होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। ये कंबाइंड तो है, एक दूसरे के साथ संयोजन में है, बट इनमें कोई बैलेंसी रूल नहीं लगता। समझ गए बच्चों कि these are usually non-stoichiometric compound means the formula of compound does not, ठीक है, follow simple valency rule। जैसे हम कहें कार्बन और हाइड्रोजन तो हम लिखेंगे CH4, या अमोनिया और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाएंगे तो हम लिखेंगे NH3। तो यहाँ पर बैलेंसी रूल याद रखना है कि कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो बन गया CH4। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ये एलिमेंट्स मिक्स तो हो गए लेकिन इनमें कोई बैलेंसी रूल नहीं है। जैसे तो समझिए बच्चों कि ये रस समीकरण यौगिक है, मींस इन यौगिक का जो फॉर्मूला है वो सिंपल संयोजकता नियम के अनुसार नहीं है, जैसे TiC। अब यहाँ किसकी क्या बैलेंसी है पता नहीं चल रहा है, Mn4, ठीक है, N मैग्नीज नाइट्राइड है, या Fe3H, तो ये कोई H की बैलेंसी नहीं लिखी, बस ये रेशियो बताता है कि अगर ये तीन पार्ट में है तो एक पार्ट में Fe3C BH 0.56 की, अगर ये एक एटम है तो इसका 0.56 किया, ये 100 है तो ये 56 है, सिंपल रेशियो में लिखा हुआ है। इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मींस ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं बने, ये केवल ट्रैपिंग से बने हुए हैं, इसलिए ऐसा है। दूसरा है कि दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मींस कठोर और दृढ़ होते हैं। आपने देखा स्टेनलेस स्टील है इसका एग्जांपल, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं और जिस मेटल से बने हैं उससे भी ज्यादा कहीं होते हैं। समझिए बच्चों कि इनके गलनांक उतना कुछ होते हैं और प्योर मेटल के अपेक्षा भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर केमिकली इनर्ट, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। स्टेनलेस स्टील है, कोई कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, इनमें मेटालिक कंडक्टिविटी उसी ऑर्डर की मिलती है जैसे कि एक प्योर मेटल में होती है। तो ये तो थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, इन्हें नोट करें।